नमस्कार, मैं विजय सिंह राठौर। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं बजट 2022 के बारे में। वर्ष 2022 एक महत्वपूर्ण साल है क्योंकि भारत इस साल अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस वर्ष के लिए सरकार द्वारा भी न्यू इंडिया 2022 के नाम से एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया था, जिसमें एक आम जनता से कई वादे किए गए थे, जैसे कि हर भारतीय को घर मिल जाएगा 2022 तक, हर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली होगी 24 घंटे के लिए, हर ग्रामीण क्षेत्र में पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा 2022 तक और किसानों की आय भी दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। आइए देखते हैं इन वादों पे कहां तक खरी उतर पाई है सरकार और क्या प्रावधान किए गए हैं इन वादों को पूरा करने के लिए इस बजट 2022 में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह चौथा बजट था और इस बजट में उन्होंने बताया कि यह बजट आने वाले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है, अर्थात जहां भारत जो है 2022 के बारे में बात करता था, अब 2047 के बारे में बात करेगा और इस पूरे काल को अमृत काल के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही इस वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.27 रहने का अनुमान लगाया गया है एवं भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 रहने की उम्मीद की गई है। बजट 2022 में विकास के 4 स्तंभ बताए गए हैं। पहला, समावेशी विकास। दूसरा, निवेश का वित्त पोषण। चौथा, निवेश एवं उत्पादकता बढ़ाना, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव और जलवायु कार्यवाही। और चौथा है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति के 3 इंजन बताए गए हैं: रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आइए हम समझते हैं कि इस बजट सत्र में किस सेक्टर को क्या मिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की। सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में इस वर्ष जीडीपी का 2.19% खर्च किया जाएगा, जो पिछले वर्ष के जीडीपी के 2.14% के लगभग समान है। अर्थात जहां सरकार ने पिछले साल 82,920 करोड़ रुपए खर्च किए थे स्वास्थ्य क्षेत्र में, वहीं इस बार सरकार द्वारा 83,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने बजट भाषण में कहा गया कि पेंडेमिक के कारण हर उम्र के लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है, इसलिए सरकार द्वारा एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे और इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट आईआईटी बेंगलुरु द्वारा दिया जाएगा। भारत जैसे देश में जहां मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं की जाती और ना ही इसे सीरियस लिया जाता है, ऐसे में सरकार द्वारा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना एक अच्छी पहल है। बात करें आधारभूत संरचना की, तो 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग के जाल को 25,000 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 48,000 करोड़ रुपए होगी। बजट 2022-23 में नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं एवं विभिन्न राज्यों में 5 नदी जोड़ो परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। बात करें रेलवे की, तो रेलवे को इस वर्ष रिकॉर्ड 1.37 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही कवच तकनीक के अंतर्गत 2000 किलोमीटर नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। अब समझते हैं कि कवच तकनीक है क्या। कवच तकनीक सुरक्षा के साथ साथ क्षमता वृद्धि की एक विश्व स्तरीय तकनीक है। रेल मंत्री के अनुसार स्वदेशी रूप से विकसित यह एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी SIL4 प्रमाणित है, जिसमें 10,000 साल में एक गलती होने की संभावना है एवं अगले 3 सालों में 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण भी भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। बात करें रक्षा क्षेत्र की, तो सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रक्षा क्षेत्र के लिए, जो कि पिछले वर्ष से 4.43% अधिक है। सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने एवं आयात पर निर्भरता कम करने हेतु इस वर्ष के बजट में पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया है।
बात करते हैं एक मिडिल क्लास की, अर्थात एक मध्यम वर्गीय परिवार और एक सैलरीड पर्सन को इस बजट में क्या मिला, तो उसका जवाब है कुछ भी नहीं। सरकार द्वारा इस साल के बजट में आयकर दरों में कोई परिवर्तन नहीं किए गए, जिसकी आशा हर आम आदमी कर रहा था। पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ते इन्फ्लेशन के कारण एक आम आदमी के जेब पे लगातार भार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अगर सरकार द्वारा आयकर दरों में छूट दी जाती तो एक आम आदमी के पास ज़्यादा पैसे होते खर्च करने के लिए, और इससे मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ता और कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी जो है वो रिवाइव करती। मगर सरकार द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इस पर सरकार का कहना था कि अगर सरकार ने आयकर दरों में को घटाया नहीं है तो बढ़ाया भी नहीं, जो कि सरकार द्वारा एक रिलीफ ही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% एवं कॉर्पोरेट सरचार्ज टैक्स को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। बात करें स्पोर्ट्स की, तो पिछले साल ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को देखते हुए इस वर्ष के बजट में खेल मंत्रालय के लिए 3062 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष के 305 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। सरकार द्वारा इस बजट में यह भी घोषणा की गई कि 2022-23 में आरबीआई द्वारा एक डिजिटल रुपया लॉन्च किया जाएगा, जो कि ब्लॉकचेन एवं दूसरी तकनीक पर आधारित होगा एवं क्रिप्टो और एनएफटीज में निवेश करने वाले को अपने प्रॉफिट का 30% टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा एवं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय में 15% टैक्स सरकार को भी देने होंगे। सरकार द्वारा बजट 2022-23 में इमीडिएट चिप आधारित ई पासपोर्ट लाने की बात भी कही गई है और इस प्रोग्राम के लिए सरकार ने टीसीएस कंपनी से डील की है। सरकार द्वारा इस बजट में 5G सेवाओं के स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात भी कही गई है। बात करें कृषि की, तो भारत की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है और इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। इसके बावजूद सरकार द्वारा इस बजट में कृषि क्षेत्र के आवंटन को कम कर दिया गया है। जहां सरकार द्वारा पिछले साल जीडीपी का 3.92% कृषि क्षेत्र के लिए खर्च किया गया था, वहीं इस वर्ष जीडीपी का 3.84% कृषि क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही मनरेगा जैसी योजना जो गांवों में अनस्किल्ड लेबरों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करती थी, उसका भी बजट 25% से घटा दिया गया है। एक डेटा के अनुसार भारत में 2019 तक 30 मिलियन लोग बेरोजगार थे, जो कि 2021 में बढ़कर 50 मिलियन हो गए हैं। इस पर एक सवाल यह उठता है कि क्या सरकार सचमुच बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर गंभीर है? बात करें शिक्षा क्षेत्र की, तो नई शिक्षा नीति 2020 में सरकार द्वारा जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का लक्ष्य बनाया गया था। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस साल के बजट में शिक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा 1,04,278 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है, जो कि पिछले साल से 11% अधिक है। इसके अलावा सरकार द्वारा एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात भी कही गई, जो स्कूलों के लिए ई कंटेंट बनाएगी। प्रधानमंत्री ई विद्या 1 क्लास 1 चैनल कार्यक्रम का विस्तार 12 से 200 चैनल तक किया जाएगा एवं मैथ्स और साइंस के लिए 750 वर्चुअल लैब्स भी बनाई जाएंगी। बात करें पर्यावरण की, तो COP26 के मंच से प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा गया था कि भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा एवं 2030 तक 5 लाख मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन भारत नॉन फॉसिल एनर्जी के यूज से करेगा। एवं इस साल के बजट में सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने की झंझट खत्म हो जाएगी एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल के दामों में भी काफ़ी कमी आएगी। बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की, मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम,
जो कि भारत की आर्थिक गतिविधियों का बैकबोन कहे जाते हैं। सरकार द्वारा बजट 2022-23 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना को 2 मार्च 2023 तक बढ़ाने की बात कही गई है, जिससे एमएसएमई सेक्टर की आर्थिक गतिविधियों को पैंडेमिक के पहले वाली स्थिति में लाया जा सके। इस बजट भाषण में निवेश में मदद के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए 50 वर्षों के लिए बिना ब्याज दर के दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35% यानी 7.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाने की बात कही गई है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा जॉब क्रिएशन में किया जाएगा। सरकार द्वारा इस बजट में एक एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स गठित करने की बात कही गई है। तो यह था बजट 2022। हर बजट की तरह इस बजट में भी सरकार द्वारा कई वादे किए गए हैं। अब देखना यह है कि इन वादों को कहां तक पूरा किया जाता है, या फिर इन्हें भी 100 स्मार्ट सिटी और किसान की आय दुगनी करने जैसे वादों की तरह भुला दिया जाता है। तो बजट 2022 के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, और करंट अपडेट से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।